मैंने पुरानी लोकसभाओं को भी देखा महोदया। मैं 14वीं लोकसभा के में था सदस्य और आसन पर स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी जी बैठते थे। बहुत भाषण दे रही थी अभी महुआ मोहित्रा जी। इनकी नेता उस समय एक अकेले मेंबर थी लोकसभा में, अकेले सदस्य थी और तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के सोमनाथ चटर्जी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। वो रोती रही और रो के आके बैठ गए। अभी भाषण दे रहे और विपक्ष के नेता थे उसमें अडवाणी जी उसमें विपक्ष के नेता थे। अडवाणी जी ने कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय इनकी नेता ममता जी एनडीए की एनडीए में बैठती थी, तो बार बार इधर उधर करते रहती हैं सब सुविधा के अनुसार। तो इसलिए इनका जो है, इनका वो है, तो इनका देख लीजिए। अब आप सदन की खर्चा पर मान लीजिए, आप जब सदन चलता है, सदन बैठिए ना, आपको बता देंगे। आपका अभी हासिल बता चुके हैं कि आपका इलाज हो चुका है, डॉक्टर बीमारी पकड़ लिया आपका, इनका बीमारी पकड़ ली है, इनको अभी दवा दिया जाएगा, हाई एंटीबायोटिक। महोदया इस सदन पर अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कह रहे हैं, हम आपको दवा देंगे, आपको बढ़िया हाई एंटीबायोटिक, आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। महोदया ये सदन जब चलता है तो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट सदन पर खर्च होता है, प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च। ये पैसा किसका है? न सत्ता का है न विपक्ष का है। ये इस देश की जनता के मेहनत की कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सदन के काम में व्यवधान डालकर जनता के खून पसीना के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अपव्यय इनके कारनामों के कारण देश की जनता का हुआ है 3,300 करोड़। ये जब पैसा बचता तो किसके हक में जाता? देश की जनता के हक में जाता। देश की जनता के हक में चर्चा होती, देश की जनता के हक में कानून बनता, नियम बनता। लेकिन खैर अब इनका यही आचरण है। अब ये कांग्रेस पार्टी मूल रूप से दबाव में सबों से इन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और करा लिया तो कोई नया चीज नहीं है, ये एक नया बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं उनमें लोकतंत्र विरोध और संविधान विरोध उनकी विरासत में उनको मिला है, ये इतिहास रहा है आजादी के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तार करने का काम एक बार नहीं सैकड़ों बार इन्होंने प्रयास करने किया है। संविधान का किताब लेके घूमते थे, इस सदन में भी संविधान का किताब लेके आते थे और रोज सुबह से शाम तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संविधान के रक्षक विरोधी। और यह कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिला है, कांग्रेस पार्टी की विरासत में है। लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को जितना कमजोर किया जाए उतना इनको खुशी होती है, अब ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति का भी भाषण होता है संयुक्त अधिवेशन में, उसमें भी व्यवधान करने का काम करते हैं। आज तक का इतिहास नहीं रहा। महामहिम राष्ट्रपति इस देश के गौरव है, इस देश का सम्मान है। और ये अभी बोल रहे हैं पीछे से दादा
उस महामहिम राष्ट्रपति का और महिला का अपमान जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, आपको शर्माने के बजाय आप उस पर व्यंग कर रहे हैं। यही तो है आपका, एक आदिवासी का, एक महिला का जो इस देश की राष्ट्रपति है, वो आपके प्रदेश में जाती है, आपकी सरकार उनका अपमान करती है। ये तुष्टीकरण है, ये आपका काम करता है। और इनका क्या है, दोनों का, इन दोनों में क्या है कि एक मीठा बोलती है, थोड़ा थोड़ा मीठा बोलती है, जैसे आज किरण रिजिजू को भी मीठा बोल रही थी, किरण रिजिजू ने भी उनको कहा था, और एक कटु बोलते हैं। लेकिन दोनों बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी को यहाँ उसका पालन सदन के अंदर करवाते हैं। ये दोनों मिले ये स्ट्रेटजिकली करते हैं, एक मीठा बोलना, एक आक्रामक रहना। संसद को राजनीतिक नाटक का मंच बनने नहीं दिया जा सकता है, राजनीतिक मंच नहीं बन सकता है। यह भारत की जनता को इससे पीड़ा होती है जब आप सदन को राजनीतिक नाटक का मंच बना देते हैं। और कोई खास राहुल गांधी जी की बात तो मत करिए। राहुल गांधी जी का तो जितना चर्चा करिएगा उतना ही कम है। और जो उनको विरासत में मिला है नेहरू गांधी परिवार का, उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि जितना लोकतंत्र को हम कमजोर करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमको लाभ होगा। लाभ नहीं होता है, सिकुड़ते जा रहे हैं और आगे भी सिकुड़ते जाइएगा, आप चिंता नहीं करिए। इनका काम है, जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा। अब ये निर्वाचन आयोग इस देश की संवैधानिक संस्था है, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। आप बार बार उसकी आलोचना करते हैं, ईवीएम मशीन पर आप सवाल उठाते हैं, इस सदन में उठाते रहे। क्यों भाई? जब आप कर्नाटक में जीत जाइए तो ईवीएम मशीन सही है, जब आप पश्चिम बंगाल में जीत जाइए तो ईवीएम सही है, जब तेलंगाना में जीत जाइए तो ईवीएम सही है, और जब महाराष्ट्र में हार जाइए तो ईवीएम गलत है, हरियाणा में हार जाइए तो ईवीएम गलत है। ऐसा कहीं चला है आज तक? लेकिन इसके माध्यम से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इस देश की जनता को भरोसा है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, कोई असर नहीं होगा। आज देश की जनता को मालूम है कि हम बूथ पर जाते हैं और 3 मिनट के अंदर वोट देके चले आते हैं। यह है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा और जनता का विश्वास। तो इसलिए आपके कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, आप उस पर भी हल्ला कर रहे थे। बिहार में बहुत हल्ला कर लिए, इधर एगो मेंबर हल्ला कर रहे हैं जिनकी बात हमने कहा कि उनके लिए हाई एंटीबायोटिक का इंतजाम है। 19 से 6 पर आ गए हैं, 6 पर आ चुके हैं। अब वो 6 से 0 पर जाने वाले हैं, इसकी चिंता नहीं करिए। तब तो ये हल्ला कर रहे थे। क्या हल्ला कर रहे थे भाई? इस देश में जरा पूरे दुनिया को उठा के देख लीजिए। पूरे दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां यह नियम हो कि जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, जो उस देश का नागरिक नहीं है, उसको वहां देश वोट देने का अधिकार है? नहीं है। तो इस देश में कैसे होगा? और इस देश में 2003 के बाद जब आप लोगों ने घुसा लिया तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से घुसपैठियों को निकाल के बाहर करने का काम जब चुनाव आयोग ने शुरू किया तो आपको कुलकुली लग गई और आपको हल्ला करने लगे। क्या फर्क पड़ा उससे? कुछ नहीं पड़ा। आपने राफेल पर सवाल उठाया, जो इस देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का एक तरीका था। अभी किरण रिजिजू जी बता चुके हैं कि 2018 में किस तरह के प्रधानमंत्री को गले लगा लिए थे और जाते जाते किस तरह फ्लाइंग किस दे रहे थे।
हाक मार रहे थे, यही तो विरोधी दल के नेता है। इस देश ने ऐसे विरोधी दल की नेता कल्पना नहीं की थी। अब ये बता चुके हैं लोग, कई लोगों ने बताया है कि लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी कई सांसदों पर करते हैं। और छोड़ दीजिए, सांसदों पर तो जो करते हैं सो करते हैं, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के खिलाफ भी सदन से बाहर जाके मीडिया में टिप्पणी देने का काम करते हैं, मीडिया में टिप्पणी देने का काम करते हैं। ये है इनका व्यवहार। प्रधानमंत्री का उपहास बनाते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पनौती है। अरे विश्व कप में हार गया इंडिया, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हो गए। कौन सा विरोधी दल के नेता का दायित्व निभा रहे हैं आप? कौन से नेता का दायित्व में आ रहे हैं? जब विदेश जाते हैं देश की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और आप विदेशों में जाके देश की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। यही तो आपका धंधा है। इमरजेंसी लगाया इन्होंने। क्या था इमरजेंसी? क्या था इमरजेंसी? 1975 में जब इमरजेंसी लगाया इन्होंने, जब राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीत गए इलेक्शन पिटीशन, और जब सुप्रीम कोर्ट आ गई इंदिरा जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, तो जो डिसमिस करने वाले जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको तो डिमोट किया ही, उनको सुपरसीड किया ही। देश में इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करके 5 साल के कार्यकाल को 6 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम। लोकतंत्र को तो खत्म कर रहे थे आप। तो लोकतंत्र को तार तार फाड़ के फेंक रहे थे। आप क्या बात करिएगा मर्यादा की और नियम की और परिक्रमा प्रक्रिया की? आप तो लोकतंत्र विरोधी हैं। इमरजेंसी में क्या हुआ था? हम सब लोग उसके भुक्तभोगी रहे। हम लोग सलाखों के पीछे थे। हम लोग उस समय छात्र थे और सब अंदर थे। कोई पत्रकार किसी को लिखने का नहीं, पत्रकार अंदर, वकील अंदर, जो भी बोलने वाले थे सबका बंद, कोई नहीं, पूरा नागरिकता का सब बंद था। अभी चल रहा है ना, ठीक। तो इसलिए ये सब उनका कारनामा है। अब इस कारनामों को तो वो बढ़ाते रहे हैं, अपनी विरासत को बढ़ाते हैं। सावानो मामले में क्या हुआ था? सावानो मामले में, जब सावानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो आनन फानन में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कानून बना के उस जजमेंट को निष्प्रभावी कर देने का काम किया, और इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया। ये आपका धंधा रहा। 356 का इस्तेमाल, जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं ना, वैसे ही 356 का इस्तेमाल ये करते थे। अभी बैठे हुए चले गए डीएमके के सभी साथी। करुणानिधि जी की सरकार थी, तमिलनाडु में बहुमत की सरकार थी, बर्खास्त कर दिया, करुणानिधि जी को जेल के अंदर पहुंचा दिया। फिर भी अब वो बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? राजनीतिक मजबूरी है, तो राजनीतिक मजबूरी में बैठे हुए हैं, तो उसका लाभ उठाएं। यहाँ पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के सामने हम लोगों ने चश्मदीद गवाह हैं, वहां से बैठ के इंस्टिगेट किया जाता था, नक्शा बना के दिया गया, और सभी महिला सांसदों को घेरा बना के प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लेने का काम किया। क्या है ये भाई? ये क्या है? आज तक के लोकतंत्र और संसद के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई जैसी घटना आपने यहां काम करने का काम किया। तो ये आपका है। तो इसलिए, लेकिन आपका ये चरित्र है, आपको यही विरासत में मिला है, और आपका है नहीं कुछ। आप तो कुछ अब जानते भी नहीं है, कुछ जानकारी भी नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए करते रहते हैं। सदन में बोलते हैं, जब अध्यक्ष बैठे रहते हैं तो पीठ अध्यक्ष की तरह करके किसी से बात करते रहते हैं, किसी से गप करते रहते हैं। यही तो आपका आचरण है। तो न सदन के नियम
न प्रक्रिया, न परंपरा, किसी चीज से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभापति महोदया, मैंने कहा कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो यह संकल्प, अविश्वास का संकल्प लाया गया है, ये उन पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। वास्तव में अगर मेरी राय पूछिएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के बदले विरोधी दल के नेता के खिलाफ अविश्वास का संकल्प सदन में पेश होना चाहिए।